बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम बेटे हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्ट्रक्चर और फर्दर हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स की दो टाइप्स, इफ़ देन स्टेटमेंट और इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट पे हमने बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम डेटा कंट्रोल स्ट्रक्चर का थर्ड स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ लूप। लूप क्या है, इसका क्या पर्पज़ है, कितने टाइप्स की लूप जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, हम कितने टाइप की लूप्स के साथ काम कर सकते हैं, आज का हमारा बेटे ये टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप क्या है। जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे बात कर रहे थे तो हमने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस हर स्ट्रक्चर की पढ़ी थी। हमने हर स्ट्रक्चर के लिए अपना एक कॉन्सेप्ट देखा था और लूप के लिए हमने ये देखा था कि जब एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट से रिपीट हो रहे हों, आपके पास एक ऐसी कंडीशन हो कि आपको अपनी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स रेपिटिशन फॉर्म में चाहिए होती हैं, तब आप जो है वो लूप यूज़ करते हैं और उस रिपीटेड स्ट्रक्चर को आप लूप कहते हैं। बेटे लूप के दो पर्पसेस होते हैं। जब आप किसी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक बहुत ज़्यादा टाइम्स जो है वो रिपीट करवाना चाहते हो, जैसे कि एक यूज़र चाहता है कि उसका जो नेम है वो स्क्रीन पे 10 टाइम्स शो हो या 5 टाइम शो हो या 15 टाइम शो हो, तो एक स्टेटमेंट 15 टाइम जो है वो रिपीट हो रही है, इस तरह के केस में हम बेटे लूप यूज़ करते हैं। या फिर एक यूज़र जो है वो ये चाहता है कि एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ शो हो, जैसे एक यूज़र कह देता है मुझे 1 से लेके 100 तक जो है वो वैल्यूज़ शो करवा के दिखाओ प्रोग्राम के थ्रू। या फिर यूज़र को चाहिए कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 50 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं मुझे वो डिस्प्ले हों। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपकी स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो बेटे रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ लूप। तो लूप के बारे में देख लेते हैं। मैनी प्रॉब्लम्स मे बी सॉल्व बाय एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। In this situation, a control structure is required that execute statements repeatedly according to the given condition. A statement or a set of statement that is executed repeatedly is called loop. ये कॉन्सेप्ट बेटे मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जब अपनी रेपिटिशन फॉर्म में हो, जब रिपीट हो रही हों, तो वो लूप होती है। लूप्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। इसके दो पर्पसेस हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। फर्स्ट वन है टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। जब एक स्टेटमेंट आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम के लिए डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो रिपीट हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ यूज़र में डिस्प्ले हिज नेम ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम्स। एक यूज़र चाहता है कि उसका नेम जो है वो स्क्रीन पे 10 टाइम्स जो है वो शो हो, तो इसके लिए आपकी स्टेटमेंट 10 टाइम जो है वो रिपीट होगी। सो दैट्स वाई दिस इज़ लूप, दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ लूप। टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़, सेकेंड पर्पज़ इसका है टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। जब आप अपने वैल्यूज़ का सीक्वेंस चाहते हो कि आपको 1 से लेके 10 तक वैल्यूज़ शो हों, या फिर आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट शो हो, इस तरह से जो है उस पर्पज़ के लिए भी आपकी स्टेटमेंट्स रिपीट होती हैं, तो हम इसे लूप कहते हैं। There are basically two types of loops available in basic language, for next loop and while when loop. बेटे दो टाइप्स हैं आपकी लूप्स की जो आपकी बेसिक लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। एक आपके पास है for next loop, एक आपके पास है while when loop। सबसे पहले हम for next loop की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम while when loop पे काम करेंगे। फॉर नेक्स्ट लूप का क्या स्ट्रक्चर है, फॉर नेक्स्ट लूप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फॉर नेक्स्ट लूप इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। जब आप एक से ज़्यादा टाइम्स कोई वैल्यू जो है वो रिपीट करवाना चाहते हैं, या सेट या स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट करवाना चाहते हैं, उसके लिए बेटे हम फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करते हैं। This loop is more useful when it is already known how many times the loop will be executed. बेटे आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपको नहीं पता होता कि आपकी स्टेटमेंट कितने टाइम्स रिपीट करेगी। जैसे मैं कहती हूँ कि क्लास में जिन जिन स्टूडेंट के 40 से ग्रेटर मार्क्स हैं उनका पास शो हो जाए। अब वो स्टेटमेंट पास वाली जो है वो मुझे नहीं आइडिया कि क्लास में कितने बच्चे पास हैं और पास वाली स्टेटमेंट कितने टाइम्स रिपीट होगी। ठीक है, इस केस में मुझे
ऑलरेडी नहीं पता होता कि कितने टाइम्स जो है मेरी स्टेटमेंट वर्क करेगी, रिपीट होगी। तो ऐसे केस में हमेशा जहाँ पे हमें ना मालूम हो कि हमारी स्टेटमेंट कितने टाइम्स रिपीट होगी, वहाँ पे बेटे हम वाइल वेंट लूप ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें ऑलरेडी इस बात का पता होता है कि हमारी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कितने टाइम्स रिपीट करने वाली है, जैसे यूज़र चाहता है कि 10 टाइम्स उसका नेम जो है वो स्क्रीन पे मेंशन हो, तो उसे पता है कि मेरी स्टेटमेंट 10 टाइम जो है वो रिपीट होगी। इस केस में बेटे हम फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करते हैं। दिस लूप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू रिपीट द स्टेटमेंट। हम एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं इस लूप के अंदर और उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं। जितने टाइम्स बेटे हम चाहते हैं कि हमारी स्टेटमेंट रिपीट हो, उतनी वैल्यू हम उस वेरिएबल को एलोकेट कर देते हैं। उस वेरिएबल को हम कहते हैं, दिस वेरिएबल इज़ कॉल्ड काउंटर वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन एज अ short question, what is control variable, or you can say that what is counter variable. Got it? तो ये आपके पास एक कंट्रोल वेरिएबल है जो आपकी पूरी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है, और लूप आपकी इस वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करती है कि कितने टाइम्स आपकी स्टेटमेंट जो है वो बेटे रिपीट होगी। द लूप स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल। आपका वो जो काउंटर वेरिएबल होता है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी मेंशन की जाती है और एंडिंग वैल्यू भी मेंशन की जाती है कि आपकी कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपका यूज़र चाहता है कि उसका नेम जो है वो स्क्रीन पे 10 टाइम शो हो, तो आपके जो काउंटर वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 1 होगी और जो आपकी एंडिंग वैल्यू होगी बेटे वो 10 होगी। गॉट इट? The value of counter variable is changed according to the specified value each time the statement or set of statement is executed. हर बार जब आपकी स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी उसके बाद आपकी काउंटर वेरिएबल जो है वो चेंज होगी, 1 इंक्रीज़ होती रहेगी 1 1 करके। जहाँ तक आपको वैल्यू मिली हुई है वहाँ तक इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द काउंटर वेरिएबल रीचेज इट्स एंडिंग वैल्यू। और आपकी वो जो लूप है, वो जो रेपिटिशन है, जो स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, वो तब आपकी टर्मिनेट होंगी जब आपने काउंटर वेरिएबल की जो एंडिंग वैल्यू है वहाँ पे आपका जो है कंपाइलर पहुँच जाएगा। गॉट इट? तो आपका जो है प्रोग्राम वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब बेटे फॉर नेक्स्ट लूप के लिए इसका सिंटेक्स देखिए। फॉर वेरिएबल है उसको वार लिखा है यहाँ पे, वार इज़ इक्वल्स टू x टू y स्टेप n। अब यहाँ पे उसके बाद आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है, स्टेटमेंट्स के बाद लास्ट पे आपने लिखना है नेक्स्ट। अब बेटे यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये x टू y का क्या मतलब है, x बेटे स्टार्टिंग वैल्यू होगी और y आपके पास एंडिंग वैल्यू होगी। जैसे इस एग्जांपल में देख लिया, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 to 5। आपके पास n एक वेरिएबल है जिसको आपने क्या वैल्यू असाइन की है, 1 to 5, यानी ये 1 से स्टार्ट हो और 5 इसका एंडिंग पॉइंट है, ये 5 तक चले। उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखते हैं। आपने इसके अंदर एग्जांपल में देखिए, आपने स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रिंट हो। उसके बाद आपने कहा नेक्स्ट n। नेक्स्ट n का मतलब होगा, वैसे नेक्स्ट इंडिकेट करता है आपकी एंडिंग ऑफ लूप, कि यहाँ पे आपकी लूप जो है वो एंड हो रही है और जितनी भी स्टेटमेंट्स आपकी राइट की गई हैं बिटवीन फॉर और नेक्स्ट वो आपकी रिपीट होंगी। नेक्स्ट ये इंडिकेट करता है। उसके बाद बेटे यहाँ पे एक बात लिखी है स्टेप n। स्टेप n आपके पास होता है आपकी ये जो काउंटर वेरिएबल है, यानी यहाँ पे ये जो वेरिएबल हम लेंगे, जैसे हमने इस एग्जांपल में n वेरिएबल लिया, ये हमारा एक काउंटर वेरिएबल है। इसकी वैल्यू को 1 1 इंक्रीज़, 1 से 2 करेगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 करने के लिए हम स्टेप n यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेप n नहीं भी लिखेंगे तो बेटे हमारी फंक्शनैलिटी सेम ही रहेगी। स्टेप n में काम करना ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहते हैं तो लिख दें, अदरवाइज़ आप स्टेप n ना लिखें। यानी जो आप अपने वेरिएबल का नेम लिख रहे होते हैं वो स्टेप के साथ लिख के ब्रैकेट्स में मेंशन कर दें तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करते तो बेटे ये एक ऑप्शनल है, आप ना भी यूज़ करेंगे तो उसकी फंक्शनैलिटी सेम रहेगी। सो फॉर लूप का आपने फंक्शन देखा। फॉर लूप वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपने कितने टाइम्स अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करना है।
सेकंड वन, फॉर लूप में आपका एक काउंटर वेरिएबल यूज़ होता है जो आपकी पूरी रेपिटेशन को कंट्रोल करता है। और इसका सिंटैक्स आपने देखा कि आप फॉर कीवर्ड लिखते हैं, उसके साथ आप एक वेरिएबल लिखते हैं, वो वेरिएबल आपका काउंटर वेरिएबल होता है, और इक्वल साइन के बाद आप उसको x to y यानी एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट देते हैं। उसके बाद स्टेप एन आपका ऑप्शनल है, वो आप ना भी लिखें। उसके बाद आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो भी आप एग्जीक्यूट करवाना चाहती हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट और वेरिएबल साथ मेंशन कर देती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपने 4n लिखा है इज़ इक्वल्स टू 1 to 5, प्रिंट पाकिस्तान नेक्स्ट n। बेटे ये जो पाकिस्तान है ये 1 से 5 तक आपका जो है वो शो होगा, यानी पाकिस्तान आपको इस तरह से 5 टाइम्स प्रिंट हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक काउंटर वेरिएबल यूज़ किया है n, जिसकी वैल्यू 1 से 5 तक है। जब n की वैल्यू 1 होगी तो आपकी कंडीशन ट्रू है, आपकी 30 स्टेटमेंट पे जाएगा, वो प्रिंट पाकिस्तान करेगा। उसके बाद 40 पे आएगा नेक्स्ट n में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। सिमिलरली वो दोबारा से आपकी कंडीशन चेक करेगा 20 वाली स्टेटमेंट पे, और वो कंडीशन आपकी ट्रू होगी। आपके n के पास 1 से लेके 5 तक वैल्यू है, सो वो 2 पे भी काम कर सकता है। तो वो दोबारा से प्रिंट पे आएगा, पाकिस्तान प्रिंट करेगा, और फिर 40 पे जब जाएगा तो वो नेक्स्ट n यानी n में एक का इंक्रीज़ कर देगा। अब आपके पास n की वैल्यू 3 हो जाएगी। सेम वे आपकी जब तक n की वैल्यू 5 रहेगी आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी, और आपका पाकिस्तान बेटे स्क्रीन पे प्रिंट होता रहेगा। जैसे ही आपकी n की वैल्यू 6 होगी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और आपका जो प्रोग्राम है वो डायरेक्ट 50 पे जाके एंड हो जाएगा। गॉट इट? ये थी बेटे आपके पास इसकी फंक्शनैलिटी, इसको रीड आउट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपको जो भी कन्फ्यूजन्स होगी इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दे दूँगी उनका।